हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 7 पोएम कर रहे हैं जिसके एक्सरसाइज में 1 लाइन आंसर, MCQs, 2-3 लाइन आंसर हमने अगले वीडियो में कर लिया है। आज हम करेंगे सविस्तर उत्तर यानी कि 4-5 लाइन आंसर या तो 5-6 लाइन आंसर। हाँ, पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। कविता में जो कवि ने सौंदर्य दिखाया है उसका वर्णन करना है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। हिमालय के उज्जवल शिखर, उन पर पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी बड़ा मनोहर लगता है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से गिरते मोती जैसे झलकण शोभित है। झीलों में तैरते हंसों को देखना अच्छा लगता है। मंद मंद शीतल पवन का स्पर्श बड़ा सुहावना लगता है। इस प्रकार कविता में वर्णित सौंदर्य की नैसर्गिकता अत्यंत हृदय स्पर्शी है। स्टूडेंट्स, ये पूरा एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी वापस से मैं टॉपिक वाइज करती हूँ। पहला टॉपिक आएगा, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। फिर आएगा, हिमालय के उज्जवल शिखर, उन पर पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी बड़ा मनोहर लगता है। हाँ, क्या होगा? हिमालय के उज्जवल शिखर, उन पर पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी बड़ा मनोहर लगता है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से घिरते मोती जैसे झलकण शोभित है। क्या है? जो झील है उसमें झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं और उनके ऊपर जो पानी की ओस की बूंदें गिरी है वो झलकण शोभित मतलब सुंदर लग रहे हैं। ये आप अपने ऑनवर्ड में भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसका जो तात्पर्य है, इसमें जो कहना चाहते हैं वो छूटना नहीं चाहिए। झीलों में तैरते हंसों को देखना अच्छा लगता है। फिर है, मंद मंद शीतल पवन का स्पर्श बड़ा सुहावना लगता है। वहाँ पे जो ठंडा पवन हवा की लहर आती है वो सुहावना लगता है। इस प्रकार कविता में वर्णित सौंदर्य की नैसर्गिकता अत्यंत हृदय स्पर्शी है। ठीक है, आया समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन है, बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने किन रंगों का संयोजन में इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। स्टूडेंट, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। रेनबो कैसे सब कलर रेनबो में होते हैं, तो इस कविता में भी ऐसे भाव उत्पन्न किए कि जैसे सब कलर इसमें आ गए हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। आंसर पढ़ लेती हूँ। कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील में कमल के सुनहरे फूल खिले हुए हैं, उन पर बर्फ से आच्छादित चोटियों पर गिरे हुए बादलों से मोती के आएंगे यहाँ पे, बादलों से मोती के झलकण गिर रहे हैं। आसपास की झीलों में कमल नालों की लालिमा लिए कुछ आभा बिखर रही है। सुबह बाल सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर गिरकर उन्हें भी सुनहरा बना रही है। मानसरोवर के पानी में शैवालों की हरी दरी सी बिछी हुई है। इस प्रकार कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, श्याम, हरा आदि रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे टॉपिक वाइज कि कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील में कमल के सुनहरे फूल खिले हुए, तो यहाँ पे सुनहरा आया। हाँ, मतलब सफ़ेद, गोल्डन सुनहरा। उन पर बर्फ से आच्छादित चोटियों पर घिरे हुए बादलों से मोती की झलकण घिर रही है। फिर आसपास की झीलों में
सबसे पहले क्या होगा, फूल खिले हुए हैं, फिर उन पर बर्फ़ से जो चोटियाँ हैं बर्फ़ की, उस पर मोती गिर रहे हैं, तो वो झलकण उसके ऊपर गिर रहे हैं। थर्ड क्या आएगा, आसपास की झीलों में कमल नालों की लालिमा लिए हुए आभा बिखर रही है, मतलब सुंदरता व्यक्त हो रही है। सुबह बाल सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर गिरकर उन्हें सुनहरा बना रही है। मानसरोवर के पानी में शैवालों की हरी दरी सी बिछी हुए, मतलब हरी यानी कि ग्रीन कलर, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का वर्णन हुआ है। फिर इस प्रकार कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, श्याम, हरा आदि रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी भाव पैदा किया है। मतलब लालिमा छा गई है, तो लाल कलर, ऐसे ऐसे जो वर्ड आते हैं कविता में। हाँ, श्वेत यानी कि सफ़ेद, जो सफ़ेद रंग के झील से जो कण गिर रहे हैं वो, तो ये कलरों का वर्णन किया है। थर्ड क्वेश्चन है, बादल को गिरते देखा है कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। कि मतलब कवि ने क्या क्या कल्पना की है और उसमें कब वो भावुक हो गए, वो वर्णन हमें करना है। पहले पूरा आंसर रीड कर लेती हूँ। कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हुए हैं। उनसे गिरते जलकण कवि को मोती जैसे लगते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर कई छोटी मोटी झीलें हैं। कवि उन झीलों में तैरते हुए हंसों को देखता है। कवि सोचते हैं कि वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल वे हंस शायद अपनी तपन मिटाने आए होंगे और कमल तंतु खोज रहे हैं। रात को, यहाँ पे वो है, रात को चकवा चकवी का वियोग भी कवि को भावुक कर देता है। कवि भाव विभोर होकर सोचते हैं, ये कैसा श्राप जिसके कारण चकवा चकवी रात को अलग हो जाते हैं। फिर सुबह उन दोनों पंखियों का मिलन भी कवि को आनंद देता है। ये हमने पहले रीड कर लिया, अभी वापस से एक्सप्लेनेशन करती हूँ। क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक, कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हुए। सबसे पहले टॉपिक ये आएगा, क्या कि मानसरोवर के झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हुए हैं। दूसरा टॉपिक आएगा, उनसे गिरते जलकण कवि को मोती जैसे लगते हैं। पहले बादल छाए हुए, फिर उनसे जो जलकण गिरते हैं वो मोती जैसे लगते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की पहाड़ियों पर कई छोटी मोटी झीलें हैं। फिर कवि उन झीलों में तैरते हुए हंसों को देखता है। वहाँ पहाड़ियों पर झीलें हैं और उन झीलों में हंसों को तैरते हुए देखता है। कवि सोचते हैं कि वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल वे हंस शायद अपनी तपन मिटाने के लिए आए होंगे। फिर और वो कमल तंतु खोज रहे होंगे। फिर रात को चकवा चकवी का वियोग, मैंने आपको बताया था कि ये नर और मादा पंछी है, चकवा और चकवी, जिनको शाप है कि वो रात को कभी उसका मिलन नहीं होता है। तो चकवा चकवी का जो वियोग होता है वो कवि को भावुक कर देता है, मतलब इमोशनल कर देता है। कवि भाव विभोर होकर सोचते हैं कि ये कैसा शाप जिसके कारण चकवा चकवी रात को अलग हो जाते हैं। फिर सुबह उन दोनों पंखियों का मिलन भी कवि को आनंद विभोर करता है। मतलब कि वो रात को अलग हो जाते हैं लेकिन फिर वापस से सुबह को उनका मिलन होता है, तो वो मिलन कवि को फिर आनंद प्राप्त, मतलब आनंद देता है कि नहीं, अभी तो वो दोनों मिल गए हैं। तो ये आज हम ये 3 आंसर ही करेंगे क्योंकि बड़े आंसर है। आप अच्छे से लिखना, अच्छे से बायट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमेशा की तरह मैंने टॉपिक वाइज समझाया है। ठीक है, चलो तो ये वीडियो यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद हम ग्रामर टॉपिक लेंगे।
अगर देखते हैं क्या, वरना न्यू चैप्टर कर लेंगे। हाँ, तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। आप ये पूरा अच्छे से आपकी नोटबुक में खुद हैंड राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। आज